तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 22 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। और आज आपको जानकर के हैरानी होगी, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन कम हो गए हैं और जीके जीएस के प्रश्न ज़्यादा आए हैं। और हमको आज जीके जीएस के काफ़ी सारे प्रश्न भी मिल गए हैं जिनके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके, सारा एग्जाम एनालिसिस आप तक पहुंच सके। और एमपी एएसआई एलडीसी और एसआई की जो क्लासेस शुरू होने वाली हैं वो भी टाइम पर आपके पास में पहुंच सके। पहले देख लेते हैं आज प्रश्न किन किन लोगों ने हमारे पास में भेजे हैं। तो पवन बिश्नोई जी 78 नंबर इनके आए हैं और अजय परमार, और इन्होंने कहा सर मेरा नाम ले देना अज्जू भाई। ठीक है भैया, तो अज्जू भाई 79 नंबर इनके आए हैं। बाकी अगर आप स्क्रीनशॉट देखना चाहते हैं तो भाई स्क्रीनशॉट आपको दिखा देते हैं, है ना, जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि हाँ भाई ये जो प्रश्न आए हैं ये ऑथेंटिक प्रश्न है। थोड़ा सा समय खिंच जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये व्हाट्सएप पर इन्होंने प्रश्न भेज दिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, एनालिसिस करने के लिए आपके एनालिसिस का बहुत फ़ायदा हुआ है। 78 नंबर आए हैं और बाकी सारे प्रश्न भी इन्होंने बहुत सारे भेजे हैं, ठीक है ना। चलिए अब सीधा अपने प्रश्न पर आते हैं, जिससे कि ये एग्जाम एनालिसिस बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। अभी तक मात्र 22 मिनट की वीडियो बनती थी, अब ये दिखाने विखाने के चक्कर में, प्रूफ देने के चक्कर में 27 मिनट की वीडियो बनती है ना। चलिए अब चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, उत्तल लेंस में कोई वस्तु फोकस पर रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब उसका अनंत पर बनेगा। देखिए, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा? यह प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और अत्यधिक आवर्धित यानी कि बहुत बड़ा बनेगा। ये कंडीशन वाले प्रश्न बहुत आ रहे हैं कि भाई लेंस पर कहाँ रखें, कैसा प्रतिबिंब बने, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे और उत्तल लेंस में फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है उनके सामने है एमपी एसआई और एमपी एएसआई एलडीसी, ठीक है ना। बढ़िया मौका है एमपी एसआई वालों के लिए। और जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है उन लोगों के लिए बता दें भाई, अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे तरुण रायकर जी के 86 नंबर आए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक भाई ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इनके 80 नंबर आए हैं। कल अरविंद जी के बारे में बताया था, 83 नंबर थे। राज शर्मा जी के 75 नंबर थे। इन लोगों ने बहुत कम समय 5 से 6 दिन में ही हमारे नोट्स को कंप्लीट करके ये बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं। तो आप भी ये नोट्स लेकर के इनको कंप्लीट करके जाइए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप इनको कंप्लीट करते हैं। साथ साथ 8-8 घंटा पढ़ेंगे तो 2 से 3 दिन में भी ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या मिलेगा आपको? तो गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे आपको, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सारी मैराथन की पीडीएफ मिलेगी। और जो अभी पूछ रहा है एपटेक, जो नए नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं नए नए टॉपिक के, उन सब के भी पीडीएफ आपको साथ में ही मिलने वाले, ठीक है। इसके अलावा एएसआई एलडीसी के नोट्स भी आपको 179 रुपए में ही मिलने वाले हैं। अब भाई बात करते हैं एमपी एसआई की। एग्जाम डेट आ चुकी है, सब कुछ घोषित हो चुका है, यानी कि आपका मैदान तैयार हो चुका है लड़ाई लड़ने के लिए। और फॉर्म भी बहुत कम भरेगा, यानी योद्धा बहुत कम है आपके सामने। बहुत बढ़िया मौका है, अभी जो है आप एमपी एसआई के नोट्स लेकर के, सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के बढ़िया से तैयारी कीजिए। 8 से 9 सब्जेक्ट सबका कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा, चाहे कंप्यूटर हो, नागरिक शास्त्र हो, तर्क शक्ति हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, सबके नोट्स मिलेंगे। मात्र 199 रुपए में आपको ये सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलने वाले हैं। जिस तरह से एमपी पुलिस आबकारी में हमारे नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न आए हैं, उसी तरह से एमपी एसआई में भी अपने नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न फंसेंगे। चलिए नोट्स प्राप्त कैसे करेंगे? तो छोटी सी प्रक्रिया है, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको एमपी एएसआई एलडीसी और एमपी कांस्टेबल के नोट्स चाहिए तो मात्र 179 रुपए का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपी एसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है। अगर आपको ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपए का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे की सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो एक सीट पक्के करने के लिए जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और साइंस का अगला प्रश्न। आज 8-9 प्रश्न अपने पास में साइंस के मिल गए हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी f हो और इसकी फोकस दूरी अगर हम 2f कर दें तो प्रतिबिंब पर क्या असर पड़ेगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अगर हम फोकस दूरी f से हटा करके 2f कर देते हैं तो इसके प्रतिबिंब की बात करते हो तो ये 2f से दूर बनेगा, 2f से परे बनेगा। आइए देख लेते हैं पूरी जानकारी। तो निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी f के बजाय 2f करने पर
कर दिया जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, पहली बात, उल्टा बनता है और बड़ा बनेगा, और लेंस से यानी कि 2f से परे यानी कि 2f से दूर बनेगा, लेंस से दूर बनेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोकस दूरी बढ़ने से लेंस की क्षमता कम हो जाती है और वस्तु से आने वाली जो किरणें हैं वो थोड़ा कम मुड़ती हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से दूर बनता है, लेंस से दूर बनता है। वस्तु से आने वाली किरणें मुड़ जाती हैं तो प्रतिबिंब लेंस से दूर बनता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रतिरोध से डेली प्रश्न आ रहा है। पूछा गया है कि दो समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध हैं, ठीक है। अगर एक प्रतिरोध खराब हो जाए या फिर उसको निकाल दें तो जो अन्य प्रतिरोध है उस पर क्या असर पड़ेगा, या फिर टोटल प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। तो टोटल प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ध्यान रखना, घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए, पूरी जानकारी आपको देते हैं कि आखिर क्यों बढ़ जाएगा। तो यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों और एक प्रतिरोध खराब हो जाए तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि समांतर परपथ में कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम व्यक्तिगत प्रतिरोध के व्युत्क्रमों का योग होता है। दोनों का जो ऐड होता है वही इसका जो है टोटल प्रतिरोध होता है, कुल प्रतिरोध होता है। जब एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए यानी खराब हो गया, आपने उसको हटा दिया है, तो यह योग कम हो जाता है जिससे प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रभावी प्रतिरोध यहाँ पर बढ़ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़िए। देखो, चुंबक के अंदर ये पहले भी पूछा गया था, हालांकि थोड़ा सा इसमें अंतर है। पहले क्या पूछा गया था कि ये जो परिनालिका होती है इसके चारों तरफ अगर इस तरह से कुंडली नुमा अगर बना दिया जाए तो जो केंद्र पर जो धारा का प्रभाव होगा वो कितना होगा, घटेगा बढ़ेगा। तो अगर ये कुंडली नुमा है यानी कि इस तरह से अगर ये कुंडली नुमा है तो केंद्र पर प्रतिरोध बहुत बढ़ जाए, मतलब केंद्र पर धारा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर सिंपल है तो केंद्र पर जो धारा का प्रतिरोध है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एकदम समान रूप से बहती रहेगी। परिनालिका की बात की जा रही है। चलिए प्रश्न देख लीजिए तो समझ में आएगा। कह रहे हैं कि किसी चुंबक के अंदर परिनालिका हो तो उसका चुंबकीय प्रभाव कैसा रहता है। केंद्र पर ज़्यादा होगा, केंद्र पर कम होगा, एक समान होगा या फिर कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके आए थे, सही आंसर हो जाएगा एक समान प्रतिरोध रहेगा। अब देखो, ये एस्पेक्ट मत करना कि सेम टू सेम एग्जाम वाली लैंग्वेज आपको यहाँ पर मिल जाए, बहुत मुश्किल होता है किसी भी प्रश्न को याद रखना, क्योंकि प्रश्न घुमा करके आ रहे हैं, ये बात हम मानते हैं और आपको बता भी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मत कहना कि सर वहाँ पर बड़े बड़े आ रहे हैं, तो बड़े बड़े भाई याद कौन करेगा, भेज तो स्टूडेंट्स ही रहे ना, आप भी तो नहीं याद कर पाओगे उन प्रश्नों को। बस ये इतना याद रहता है कि हाँ ऐसा ऐसा बताया गया था कि परिनालिका के अंदर चुंबक होगा और फिर वहाँ पर प्रतिरोध के बारे में सर पूछा गया था, ठीक है। फिर उसको हम गूगल पर डालते हैं तो पूरा प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी प्रक्रिया है, साफ साफ आपको क्लियर, एकदम क्लियर कट आपको बता देते हैं, कोई इसमें चोरी छिपे वाली बात नहीं है, ठीक है। पूरे प्रश्न किसी को याद नहीं रहते हैं। आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो आपको भी प्रश्न पूरे याद नहीं रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो एक समान हो जाएगा। देखिए, तो किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रभाव केंद्र पर ज़्यादा नहीं बल्कि एक समान रहता है। परिनालिका के केंद्र के सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होती है और दंड चुंबक के अंदर क्षेत्र के समान होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिनालिका के केंद्र में सीधी और समांतर होती हैं जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। यानी परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं जाती हैं वो बिल्कुल सीधी जाती हैं और सीधी जाने की वजह से यहाँ पर एक समान जो है आपको धारा देखने को मिलती है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। इसी को अगर घुमा देंगे, अगर मान लीजिए इस तरह से कुंडली नुमा कर देंगे तो केंद्र पर जो है धारा का मान ज़्यादा दिखाई देगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये घुमाने वाला प्रश्न एक बार पहले भी आ चुका, शुरू में आया था, हमने आपको कराया था, ध्यान होगा आपको। अगला, प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारने पर किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। भाई वर्ण विक्षेपण से हमने कई बार बताया कि वर्ण विक्षेपण से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं। आपको बताया था कि भाई इस तरह से प्रिज्म होता है, यहाँ से श्वेत प्रकाश की किरण को जब आप गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। सबसे ऊपर बैंगनी रंग होता है, सबसे नीचे लाल रंग होता है। इसको याद करने की ट्रिक थी बैजानी हपी नाला, ठीक है, या फिर विबग्योर, इंग्लिश में विबग्योर थी, हिंदी में बैजानी हपी नाला थी, ठीक है। अब बैगनी रंग ऊपर क्यों होता है, इसका रीजन है, क्या रीजन है वो देख लीजिए। प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है, बैगनी रंग होता है, इसलिए बैगनी रंग सबसे ऊपर होता है क्योंकि इसकी आवृत्ति जो है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। बैगनी रंग के बारे में देख लो, तो बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा मुड़ता है। वहीं लाल रंग की बात करें तो इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है, जिसके कारण इसका विचलन सबसे कम होता है। तो जो लाल रंग है उसका सबसे कम विचलन होता है, विचलन का अर्थ है वो बहुत कम बिखरता है। इसीलिए सिग्नल में आपने देखा होगा ट्रेन के जो सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि रेड कलर की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और बहुत दूर से आपको दिखाई दे जाता है, इस वजह से सिग्नल रेड कलर के बनाए जाते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, कभी भी आपने बैंगनी रंग का सिग्नल नहीं देखा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपको दोनों रंग दिखाई दे रहे हैं। देखो बैंगनी रंग से इसको लिखा है और रेड रंग से इसको लिखा है। सबसे ज़्यादा कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? अचानक से अगर आप देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? रेड कलर आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। इतना असर बैंगनी पर नहीं पड़ेगा जितना आपको काला दिखाई देगा, है ना। तो बैंगनी बहुत कम लोग बैंगनी पर ध्यान दे पाते हैं बाकी कलर की अपेक्षा। उसका रीज़न यही होता है। लोग प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया आपको यहीं पर हमने। चलो भाई अगला प्रश्न बायोलॉजी से पूछा है भाई। सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क पर अगर चोट लग जाए तो इसका प्रभाव मानव शरीर पर सबसे पहले कहाँ दिखाई देगा? यानी कि सामान्य बुद्धि नष्ट हो जाएगी, दर्द महसूस होना बंद हो जाएगा, इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे। तो भाई दर्द महसूस होना बंद हो जाएगा क्योंकि जो सेरेब्रम है वो संवेदी समस्या के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कोई आपको स्पर्श करता है तो आपको महसूस कैसे होता है? ये सेरेब्रम ही बताता है ना। तो जब इसमें दिक्कत हो जाएगी चोट लगने से, तो कोई महसूस कर रहा है, कहीं पर दर्द हो रहा है, कोई चुटकी काट रहा है, कहीं पर चोट लग रही है, तो ये काम नहीं होगा। मतलब संबंधी समस्याएं आ जाएंगी। चलिए देख लेते हैं। तो देखो सेरेब्रम प्रमस्तिष्क पर चोट लगने का सबसे पहला प्रभाव शरीर के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा, अगर किसी को लकवा मार जाता है तो अगर उसके माइंड का जब वो कराया जाता है, क्या कहते हैं, ईएमआई, क्या नहीं सॉरी एमआरआई ईएमआई कह रहा है, एमआरआई जब करवाया जाता है ना, तो अगर यहाँ पर खून का थक्का जमा हुआ है तो ये मानिए कि इसके इस तरफ के पार्ट को हानि होगी, यानी कि इस तरफ लकवा मारेगा। अगर मस्तिष्क के इस वाले पार्ट में खून का थक्का जमा हुआ है, यहाँ पर कोई चोट लगी है, तो इस तरफ उसका असर दिखाई देता है, जस्ट अपोजिट दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है आइए देख लेते हैं। तो देखो चोट लगने का सबसे पहला प्रभाव शरीर के विपरीत दिशा में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क का जो दाहिनी हिस्सा होता है वो शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है और मस्तिष्क का बायां हिस्सा जो होता है वो शरीर के दाहिने हिस्से को कंट्रोल करता है। यह प्रभाव गति संबंधी समस्याओं जैसे कि कमजोरी, पक्षाघात के रूप में प्रकट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मस्तिष्क पर लगने वाली चोट के कुछ प्रभाव दिए गए हैं, वो देख लीजिए। तो विपरीत प्रभाव ये तो हमने आपको बता दिया भाई, दाएं हिस्से पर लगेगा तो बाएं पर चोट मतलब वो असर दिखेगा, बाएं पर लगेगा तो दाएं पर दिखेगा। देखो और क्या हो सकता है, तो अंगों की कमजोरी, चोट लगने वाले हिस्से के विपरीत शरीर के हिस्से में कमजोरी आ सकती है। जहां पर भी चोट लगी है उसके अपोजिट वाले में कमजोरी आएगी। संवेदी समस्याएं, यही आपके ऑप्शन था। चोट लगने के बाद प्रभावित अंग में स्पर्श की संवेदना खत्म हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा जिन लोगों को लकवा मार जाता है तो उनके उस वाले पार्ट में आप चाहे चुटकी काटें, आग जलाएं, कुछ भी करें, उनको महसूस ही नहीं होता है ना। तो ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। अन्य प्रभाव देख लीजिए। तो सेरेब्रम में चोट लगने के अन्य प्रभाव भी हो सकते हैं। कौन कौन से देखो, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, मतली या उल्टी होना, सोचने, ध्यान केंद्रित करने और याद रखने में कठिनाई होना, मनोदशा में बदलाव हो सकता है। जिन लोगों को कभी पक्षाघात हुआ होता तो आप देखते हैं उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आता है बात बात पर, ठीक है ना। तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे। चलिए अगला साइंस का ही प्रश्न है। अच्छे खासे प्रश्न साइंस के मिल गए हैं, चलिए देख लेते हैं भाई। इनमें से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? ऑप्शन दिया था HNO3, FeSO4, NaOH और एक और कोई दिया था। सही आंसर आपका हो जाएगा HNO3। ये अम्लीय प्रकृति का होता है। देखिए दिए गए विकल्पों में HNO3 एक अम्लीय प्रकृति का है। यह एक नाइट्रिक अम्ल है जो प्रबल अम्ल है, जबकि NaOH एक क्षारीय यौगिक है और FeSO4 एक लवण है। तो NaOH की बात करते हो तो ये क्षार हो गया, FeSO4 एक लवण हो गया यानी नमक होता है, और इसमें अम्ल कौन है? तो HNO3 जो है वो अम्ल होता है। इसको हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। जब इसे पानी में घोला जाता है तो ये H धनायन देता है। जितने भी अम्ल होंगे वो H धनायन देंगे, तो हम मान लेंगे भाई ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चलिए एक संकरण वाला प्रश्न पूछा गया था कि C डबल बॉन्ड O में कौन सा संकरण होगा? तो इसमें sp संकरण होगा। ठीक है ना। देखिए C डबल बॉन्ड O कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन परमाणु का संकरण sp है। यह संकरण एक सिग्मा और एक पाई बंध के गठन से बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, C डबल बॉन्ड O में sp संकरण होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो अब जी के जीएस करंट अफेयर पर आ जाते हैं। देखो प्रश्न है, मध्य प्रदेश पूर्ण राज्य कब बना था? एमपी जीके के भी अच्छे खासे प्रश्न हैं। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश पूर्ण राज्य बना था। तो मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को अपने वर्तमान स्वरूप में पूर्ण राज्य बना, जब राज्य पुनर्गठन के तहत तत्कालीन मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिलाकर के इसका गठन किया गया था। बाद में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद में यह अपने वर्तमान स्वरूप में आया है। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में या तो 1 नवंबर दिया गया होगा या फिर एक जो आपका 1956 वाला दिया होगा या फिर 2000 वाला दिया गया। अगर वर्तमान स्वरूप पूछ रहे हैं तो आपको 2000 लगाना है, 1 नवंबर 2000 लगाना है। अगर ये पूछ रहे हैं कि कब पूर्ण राज्य बना स्वतंत्रता के बाद में, तो आपको 1 नवंबर 1956 लगाना। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो तो गठन के लिए मिलाए गए राज्य कौन कौन से थे? तत्कालीन मध्य प्रदेश था, मध्य भारत था, विंध्य प्रदेश था और भोपाल था। इनको मिलाकर के मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया। ठीक है, बाकी 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया और मध्य प्रदेश अलग हो गया। अगला
अगला देखिए, मध्य प्रदेश में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है। देखिए, तो मध्य प्रदेश में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। यह होशंगाबाद रोड पर स्थित है और इसका परिसर लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ है। स्थान कहाँ पर है? तो भाई भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, होशंगाबाद रोड पर है। बाकी यहाँ पर इसका वो क्या कहते हैं, पिन कोड भी दिया है। यह पहले भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। इसे भोपाल के स्वतंत्रता सेनानी बरकतुल्ला के नाम पर रखा गया। ठीक है, बाकी एड्रेस वाले भी प्रश्न आ रहे हैं भाई। ठीक है, थोड़ा सा एड्रेस को देख लेना। और सेम एड्रेस की हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आज सुबह 2 प्रश्न पूछे गए थे, आगे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं रीजनिंग में। चलिए रीजनिंग में आएंगे तो उस पर भी आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है, रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में कौन सा है? अभी मैप के थ्रू भी आपको दिखा देते हैं, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। नहीं, बहुत सारे लोगों को डाउट बना रहता है। तो बुंदेलखंड हो जाएगा रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में। देखिए, तो रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में बुंदेलखंड पठार स्थित है। स्थान रीवा पन्ना का पठार, उत्तर पश्चिम दिशा बुंदेलखंड है। यह पठार मध्य भारत के मध्यवर्ती पठारों का हिस्सा है और इसमें रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, सागर जैसे जिले शामिल हैं। अब यहाँ पर आप मैप के थ्रू भी देख लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपका सारा कन्फ्यूजन भी समाप्त हो जाए। देखिए, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कौन सा? रीवा पन्ना का पठार। यहाँ पर आप डायरेक्शन बनाइए, ऐसे बना लीजिए डायरेक्शन। अब बात अगर हम उत्तर पश्चिम की करेंगे, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, इसके बीच में उत्तर पश्चिम, तो देख लीजिए आप बुंदेलखंड का पठार यहाँ पर आएगा। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने मैप भी लगा दिया है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंडी देवी के मेले की विशेषता पूछी गई थी। क्या विशेषता है चंडी देवी के मेले को लगाने के लिए? तो ये देवी पार्वती का अवतार है, इसलिए इस मेले को लगाया जाता है। आइए देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा गांव में लगने वाले चंडी देवी के मेले की विशेषता, मुख्य विशेषता यह है कि यह देवी पार्वती का अवतार मानी जाने वाली चंडी देवी को समर्पित है और प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल, देखना, मार्च अप्रैल में आयोजित होता है। इस मेले में भक्तों की भारी भीड़ लगती है, जो दर्शन करने, प्रसाद चढ़ाने और कई अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए आते हैं। तो चंडी देवी के मेले की विशेषताएं हैं, यहाँ पर हमने पूरा आपको बता दिया है। यह मेला पार्वती का अवतार माने जाने वाली चंडी देवी को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं, सीधी के घोघरा गांव में होता है। अगला, मध्य प्रदेश की नदियों में कौन सी ऐसी नदी है जो चट्टानों को काट करके, यानी संगमरमर की चट्टानों को काट करके बहती है? तो वो है माँ नर्मदा। चलिए देख लीजिए, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों से होकर के बहती है। नर्मदा नदी जबलपुर के पास में भेड़ा घाट में संगमरमर की चट्टानों को तराश करके एक खूबसूरत घाटी बनाती है। यहाँ पर भाई हम घूमने भी गए हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन स्थान है ये। स्नान भी हमने किया था माँ नर्मदा में। हमने कहा यहाँ तक आई गए हैं तो माँ नर्मदा में डुबकी लगा ही लेते हैं। ठीक है ना, तो भेड़ा घाट बहुत बढ़िया स्थान है। तो यहीं पर क्या है कि ये इस तरह से गिरती है और चट्टानों को काटती हुई निकलती है। तो वहाँ पर अगर देखो, जो संगमरमर की चट्टानें होती हैं, इस पर अगर आप पानी को गिराइए तो वहाँ पर एक सफ़ेद प्रकार की धुंध उत्पन्न हो जाती है, एक बादल सा लगने लगता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, यह घाटी नर्मदा नदी द्वारा तराशी गई संगमरमर की ऊंची ऊंची चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। भेड़ा घाट जो इस प्रमुख पर्यटन स्थल है, इस नदी और संगमरमर की चट्टानों के कारण ही लोकप्रिय हुआ है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन सहित मिल गया है ये प्रश्न कि 1892 अधिनियम में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने भारत में आकर के क्या कार्य किया था? उन्होंने टैक्स को बढ़ाया था, भारत को लूटा था, स्थिति में सुधार किया था। 1892 का एक्ट किस लिए लेकर के आए थे? तो भाई स्थिति सुधारने के लिए 1892 का एक्ट लेकर के आए थे। क्या क्या स्थिति सुधारी थी, आइए देख लेते हैं। तो 1892 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने भारत में स्थिति सुधारी, क्योंकि उन्होंने विधान परिषदों में भारतीयों के सीमित प्रतिनिधित्व की शुरुआत की और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने की अनुमति दी। भारत में संसदीय प्रणाली की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम था, जिसका उद्देश्य भारतीय राजनीतिक वर्ग को शामिल करके असंतोष को कम करने के लिए और शासन को अधिक पारदर्शी बनाना था। पहले क्या था, कोई भी बने रहे, भारत का कोई भी जो भारतीय नागरिक होगा वो ना तो संसद में शामिल होगा, ना वो किसी बात पर कोई प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन 1892 के एक्ट से उन लोगों ने भारत को थोड़ी सी भारत की तरफ झुकाव दिखाया और भारत के लोगों को थोड़ा सा ये बताया भाई हम तुम लोगों के साथ में हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ में अन्याय हो रहा है ना। तो थोड़ी सी स्थिति सुधारने का प्रयास किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है जनमत संग्रह के आधार पर रियासत को कब पूर्ण रूप से जोड़ा गया? तो फरवरी 1948 में जनमत संग्रह के आधार पर एक रियासत को जोड़ा गया था, जो थी जूनागढ़ रियासत। देखिए, जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को फरवरी 1948 में भारत में जोड़ा गया था, जिसमें लगभग 99.95% मतदाताओं ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया था। यह जनमत संग्रह भारत में रियासतों के विलय का एक हिस्सा था और यह प्रक्रिया विभिन्न तरीकों से जुड़ी हुई है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? इसीलिए मनाया जाता है कि उन्होंने ही अपने प्रयासों से
पूरे भारत को एक किया था, है ना। अखंड भारत बनाने में इतना आसान नहीं था, है ना। पता चला कि तब मध्य प्रदेश कोई और देश होता और जो आपका जूनागढ़ है वो अलग देश होता, लेकिन उनकी ये कह सकते हैं कि पावर थी, या फिर कह सकते हैं उनका कूटनीति थी, कि जिसकी मदद से आज हम इतने बड़े अपने भारत देश को देख सकते हैं। तो देखो, सिक्किम को 1975 में जूनागढ़ के अलावा और कौन कौन सी रियासतें जनमत संग्रह से आई थी। सिक्किम थी 1975 में, पांडिचेरी 1954 को भी जनमत संग्रह के आधार पर भारत में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया था, इनमें से किस खिलाड़ी ने 2 अलग अलग ओलंपिक में मेडल जीता है। ऑप्शन में पीवी सिंधु दिया गया था, पीवी सिंधु ही सही आंसर हो जाएगा। कब कब जीता था, आइए देख लेते हैं। तो पीवी सिंधु ही वह खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 अलग अलग ओलंपिक में पदक जीते। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक यानी कि सिल्वर, और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज जीता था। इस प्रकार 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी, ठीक है ना। तो ये बता दिया है। इन्होंने जो 2016 का रियो ओलंपिक था, रजत पदक जीता था, फाइनल में कैरोलिना मारिन को हराया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था, चीन के हे बिंगजियो से हरा करके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कब किया गया। देखो, ये कल भी प्रश्न पूछा गया था हॉकी वर्ल्ड कप से, मतलब ये पूछा गया था कि हॉकी की राजधानी किसको कहते हैं। तो कल भी हमने आपको भुवनेश्वर रायपुर बताई थी, और आज भी इसका आंसर भुवनेश्वर उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा भुवनेश्वर में पहली बार भारत में हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। चलिए देखते हैं। तो भारत में पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में 2018 में किया गया। यह हॉकी विश्व कप का 14वां संस्करण था, 14th क्रम का था, जो हमारे यहाँ पहली बार आयोजित किया गया। स्थान भुवनेश्वर उड़ीसा, वर्ष 2018, आयोजन का नाम 2018 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर करंट अफेयर का प्रश्न है भाई, भारत के लिए महत्वपूर्ण है। 2028 में जलवायु सम्मेलन कोप 33, ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। भारत में, रूस में, ब्राज़ील में, या फिर जर्मनी में। सही आंसर भारत हो जाएगा। देखिए, तो भारत ने 2028 में 33वें संयुक्त जलवायु सम्मेलन यानी कि कोप 33 की मेजबानी की तैयारी शुरू कर दी है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत गठित कोप 33 प्रकोष्ठ इस आयोजन की देखरेख करेगा। इस प्रकोष्ठ में एक संयुक्त सचिव जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित होगा, निदेशक सहित सलाहकार सहित कुल 11 सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, कोप 33 कहाँ पर होगा, भारत में होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। अगला है, भारतीय विद्वानों के अनुसार भारत में मुसलमानों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। नसीरुद्दीन मोहम्मद को, इल्तुतमिश को, अकबर को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो जो भारतीय विद्वान है, भारतीय विद्वानों के अनुसार इल्तुतमिश को माना जाता है। देखिए, भारतीय विद्वानों के अनुसार भारत में मुसलमानों के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश थे, क्योंकि उन्होंने ऐबक द्वारा स्थापित सल्तनत को स्थिरता प्रदान की और उसका विस्तार किया। हालांकि दिल्ली सल्तनत की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। उन्होंने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में लाहौर में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया था, लेकिन भारतीय विद्वानों के अनुसार इल्तुतमिश को ही माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, गुलाम वंश के पहले शासक। इल्तुतमिश, उन्होंने ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान बनकर सल्तनत को एक मजबूत और स्थायी शासन दिया और उसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं गणित की ओर, मैथ की ओर। देखिए, प्रश्न पूछा गया था, एक बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन आपको बताना था। अगला, 2 वृत्तों के बीच में 20 सेंटीमीटर की दूरी है, एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, दूसरे की त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच में कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला, साइन ए का मान 3/5 दिया गया था, कॉस बी का मान 12/5 दिया था, तो साइन ए प्लस कॉस बी का मान पूछा गया था। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 0 डिग्री, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछा गया था। 10% और 15%, इसके एकल बट्टा कितना होगा 10 और 15 का, तो ए प्लस बी, ए बी अपॉन 100 से आप निकाल सकते हैं। एक ट्रेन 8 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से छूटती है, 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कब पार करेंगी, ये पूछा गया था। एक बल्लेबाज 4 पारियों का औसत, एक बल्लेबाज है, उसकी 4 पारियों का जो रन औसत है 50 है, 5वीं पारी में वो 70 रन बनाता है, तो अब उसका एवरेज कितना हो जाएगा। एक प्रश्न त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से पूछा गया था, सिंप्लीफिकेशन का एक प्रश्न। अब मानक विचलन, भाई देखो, मानक विचलन के आज भी एक प्रश्न पूछा गया है, कई बार आपको बताया है, सर्च करना मानक विचलन बाय सक्सेस जंक्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय सक्सेस जंक्शन, जो भी डालकर सर्च करेंगे तो आपको हमारी ट्रिक वाली वीडियो सामने आ जाएगी, वो ट्रिक वाली वीडियो जरूर देख करके जाना, आपको बहुत फायदा होगा। अगला, औसत के 3 प्रश्न, लाभ हानि के 2 प्रश्न, आयु का आज कोई प्रश्न नहीं था, है ना, आयु का आज इस शिफ्ट में कोई प्रश्न नहीं था, बॉड मास 1 और ट्रेन का 1 प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रीजनिंग की। प्रश्न है कि ए बी का बेटा है, सी बी की बहन है, तो ए का सी से क्या संबंध होगा, ये पूछा गया था। कैलेंडर का प्रश्न पूछा गया था, 1 जनवरी 2024 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। अगला, सुबह 7 बजे घड़ी को 2 मिनट पीछे किया जाता है, जब घड़ी में 2 बजे मतलब
जो ओरिजिनल टाइम है वो 2 बज रहा है, तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, तो वही 2 मिनट ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अगला देखिए, कांच जैसे रेत से संबंधित है उसी तरह रोटी किससे संबंधित है। ऑप्शन में गेहूं दिया गया था, गेहूं आंसर हो जाएगा। परागण जिस तरह पुष्प से संबंधित है, प्रसरण उस तरह किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। एनालॉजी एक प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। अगला देखो, 4 बीमारी दी गई थी, पूछा था इनमें से कौन सा अलग है। प्लेग, मलेरिया, एड्स, चेचक, इनमें से आपसे अलग पूछा गया था। अगला सिटिंग का देखिए, मनीष मनीष का स्थान ऊपर से 11वां नंबर पे है, मिंटू उससे 6 स्थान नीचे है और टोटल 50 व्यक्ति हैं, तो बताइए मिंटू का नीचे से कौन सा स्थान होगा। अगला, पजल के 4 प्रश्न पूछे गए थे लेकिन बहुत ईजी लेवल के थे, है ना। तो पजल पजल के जितने भी लेवल बनते हैं, लगभग 3 लेवल बनते हैं, तीनों लेवल के ऊपर हमने वीडियो बना दी है। उसकी पीडीएफ भी जिन लोगों ने नोट्स लिया उनको दे दिया गया है, तो वो आप थोड़ा सा देख करके जाना। ठीक है भाई, चलिए डायरेक्शन के 2 प्रश्न, साइलॉग के 2, एनालॉजी बता दी, मानसिक अभिरुचि के 5 प्रश्न, डायरेक्शन के थोड़े से प्रश्न अच्छे लेवल के आ रहे हैं, हाई लेवल के, साइलॉग बता ही दिया है, और आपका कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, नंबर सीरीज भी 2 आई थी। चलिए प्रश्नों की संख्या देखते हैं। तो प्रश्नों की संख्या देखिए, मैथ में 15 प्रश्न ही पूछे गए हैं, रीजनिंग में 30 प्रश्न, टोटल मिलाकर के 45 नंबर की मैथ रीजनिंग है। रिमेनिंग आपका 12 नंबर का साइंस है, और बाकी आपका जीके जीएस करंट अफेयर पूछा गया है। रॉन्ग क्वेश्चन 2 से 3 प्रश्न आज इस शिफ्ट में भी रॉन्ग देखने को मिले हैं। नंबर की बात करते हैं, जब देखेंगे जीके जीएस बढ़ जाएगा, मैथ रीजनिंग कम हो जाएगा, तो नंबर भी आपको कम दिखाई देंगे। 68, 67, 78, 80, 79, 71 ये नंबर आज देखने को मिले हैं। ठीक है, बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर 7052547033, इस पर मैसेज करके आप लोग अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जिनका एएसआई एलडीसी का नोट्स है, तुरंत पेपर है, तुरंत नोट्स लेकर के तैयारी में लग जाइए, स्टेनो सूबेदार वाले और एमपी एसआई वाले। ठीक है मेरे भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, आप ये नाम डाल करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सिल्वर प्ले बटन लगा होगा प्रोफाइल में, उसको आप फॉलो कर लेना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।